हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं ये प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि 1000 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसके अंतर्गत ये हमारी तीसरी वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करें। जैसे प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने हराया। तो इसका आंसर आपका डी है, यानी कि हर्षवर्धन को जो है पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानिए। देखो, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है 634, कब 634 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर, कहाँ से हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। परंतु सुधाकर चट्टोपाध्याय का विचार है कि इन दोनों राजाओं के बीच होने वाला युद्ध अंतिम युद्ध नहीं था। 643 ईस्वी में हर्ष का कोंगोद, कहाँ पर, कोंगोद पर आक्रमण पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध था, जिसको जीतकर हर्ष ने अपनी पुरानी पराजय का बदला चुकाया तथा पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। किसके प्रदेशों पर अधिकार किया? पुलकेशिन के कुछ प्रदेशों पर अधिकार किया। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम, जो इसके अंदर आईएएस पीसीएस आते हैं, और जितने एसएसआर, एसएससी, एसएसआर के एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इन्हें अच्छे तैयार करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पहली और दूसरी सूची का मिलान करना है। पहली में है, देखो, कार्ले गुफा मंदिर, खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन, बाग गुफा या बादामी गुफा मंदिर, इनमें से कौन सा सही है? तो देखो, सूची सेकंड दी हुई है, महायान, शैव या हीनयान। तो आंसर जो है इसमें आपका ए आता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आता है। इसका आंसर ए वाला, ये वाला। इसके अंतर्गत देखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले थर्ड, यानी कि हीनयान। जो कार्ल गुफा मंदिर है, जो कार्ल गुफा मंदिर है, यह आता है आपका सबसे नंबर 1 में, हीनयान में, थर्ड में। और बी में है खंडगिरी के पत्थर काट कर बनाए गए भवन, यह आता है नंबर 4, जैन में। और सी आपका है बाग गुफा, सी का आता है 1 में, यानी कि यह आता है महायान। और डी आपका बादामी गुफा मंदिर, इसका सेकंड है, यह आपका शैव, यानी कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड का जो है ये मिलान हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये इसके बारे में डिटेल में है। कार्ले गुफा मंदिर हीनयान, यह कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। किसका था? बौद्ध भिक्षुओं का संप्रदाय था। किसका? कट्टरपंथी, जो कार्ले गुफा मंदिर के नाम से फेमस है। इसे श्राव कयान, यानी कि क्या कहते थे, श्राव कयान भी कहा जाता है। धर्म से संबंधित है। खंडगिरी के पत्थर काटकर बनाए गए भवन जैन धर्म से संबंधित है। खंडगिरी कहाँ से है? ये उड़ीसा पर। उड़ीसा पर खारवेल ने जैनों के लिए मठ बनवाए थे। बाग गुफा बौद्ध महायान धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान धर्म से संबंधित है। बादामी में चालुक्य पुलकेशिन प्रथम 543 से 566 ईस्वी ने शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। किस जगह? बादामी में। किसने? पुलकेशिन प्रथम ने। कब? 543 से 566 ईस्वी में। तो ये था इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर इसका भी है, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य। अब ये क्या है, देखो, श्री शंकराचार्य अद्वैत के प्रतिपादक थे। किसके प्रतिपादक थे? अद्वैत के प्रतिपादक थे। इन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान को आधार माना है, जबकि रामानुज मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन मानते हैं। यानी कि शंकराचार्य ने ज्ञान को आधार माना है और रामानुज ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति को आधार माना है। तो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यानी कि शंकराचार्य ने किसको माना है? ज्ञान को, और रामानुज ने किसको माना है? भक्ति को मोक्ष का आधार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम था। देखो, बंगाल का प्राचीन नाम था क्या? गौड़।
ये बंगाल का प्राचीन नाम था। अब इसके बारे में आप डिटेल में जानिए। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कहा जाता है कि इस प्रदेश से प्रचुर मात्रा में गुड़ का निर्यात होने के कारण इसे गौड़ कहा जाता था। देखो किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर गुड़ की पैदावार अधिक होती थी, गन्ना अधिक होता था, इससे गुड़ का निर्यात होता था, इसलिए इसका नाम गौड़ प्रदेश कहा गया। 9वीं-10वीं शताब्दी में यहाँ पाल वंश का शासन था। कौन शताब्दी में? 9वीं-10वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर किसका था? पाल वंश का शासन था। सेन वंश के शासनकाल 12वीं शताब्दी में हुआ। 12वीं शताब्दी में किसका शासन हुआ? सेन वंश के शासनकाल में। बंगाल की राजधानी का नाम क्या था? लखनौती। ह्वेनसांग एवं बाणभट्ट के अनुसार बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ देश था। देखो किसके अनुसार? ह्वेनसांग और बाणभट्ट के अनुसार बंगाल का जो प्राचीन नाम था वो था गौड़ देश। हर्ष का समकालीन राजा शशांक गौड़ यहाँ का नरेश था। जो हर्ष के समकालीन था, हर्ष के आसपास था। अब देखिए था आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? इनके अंकोर वाट के मंदिर जो है वो कहाँ स्थित हैं? तो आंसर इसका डी, अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। देखो ये कहाँ है, किसने बनवाए, इसके बारे में और जानिए आप। अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। यहाँ का विष्णु मंदिर, किसका मंदिर? प्रश्न है किसका मंदिर? विष्णु मंदिर, जिसका निर्माण 1125 कब कराया था? 1125 में कंबोडिया, जिसे क्या बोलते हैं? कंबुज, कंबोडिया नहीं कंबुज के शासक सूर्य वर्मा द्वितीय। देखो किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। यह पूर्व मध्यकालीन हिंदू स्थापत्य की एक उत्कृष्ट रचना है। कितने क्वेश्चन बनते हैं देखो। कंबोडिया यानी कि कहाँ से? अंकोर वाट में। अंकोर वाट जो बना हुआ है वो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ का कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर, जिसका निर्माण किसने कब करवाया था? 1125 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा। सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। हमें बताना है इन चार आश्रम जो है वो किससे संबंधित है। तो आंसर आपका ये है, इनके चार आश्रम जो है जो प्राचीन काल से चले आ रहे वे जीवन के चरणों से संबंधित है। इनके जीवन को जो है अलग अलग हिस्सों में बांट करके उसके चरण, उसके आश्रम बनाए गए थे। उसके डिटेल में आप जानिए। देखो प्राचीन काल में पूरे के पूरे जीवन को जो है 100 वर्ष का मानते थे। कितने वर्ष का? लगभग 100 वर्ष का मानकर चलते थे, जिसमें 25-25 वर्ष के 4 चरण विभाजित किए गए थे। प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी, जिस जो पहला नंबर एक था ब्रह्मचर्य आश्रम। 0 से 25 वर्ष की उम्र में जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था, यानी कि इसमें से शिक्षा ग्रहण करनी, अपने जीवन को आगे बढ़ाना, दीक्षा ग्रहण करना, शास्त्रों की विद्या प्राप्त करना। और दूसरा आश्रम था उसका गृहस्थ आश्रम, जो 25 से 50 वर्ष की उम्र तक चलता था। उसकी शादी होगी, शादी होने के बाद में उसके बच्चे हो गए, उनको पालना पोषण, के गृहस्थ का पालन करना। तीसरा आश्रम था वनाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 से 75 वर्ष की उम्र में बटा हुआ था। यानी कि 50 से 75 वर्ष की उम्र में उसे वानप्रस्थ आश्रम में रहना है, यानी कि उसे भगवान का नाम लेना है और अपने बच्चों से दूर रहना है। और चौथा था संन्यास आश्रम, उसे एक सन्यासी बनना है, उसे अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देना है। तो इस तरीके से 4 भागों में ये पूरा जीवन बटा हुआ था, जिसे बोलते थे आश्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? आंसर है बी, ये मिले तक्षशिला में। देखो तक्षशिला कहाँ है, क्यों फेमस है, इसके बारे में जानिए। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, जिसका नाम तक्षशिला है, जो आजकल काशी पाक के रावलपिंडी में है। भारत का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, जो अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था, वो आजकल पाकिस्तान रावलपिंडी में पहुंच गया। वहाँ जीवक, जहाँ से इनके जीवक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये अध्ययन का, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य करते थे। तक्षशिला में जो है चाणक्य, तो आपने सुना है, आचार्य चाणक्य जी का नाम सुना है, वे भी, उसने भी इसमें शिक्षक के रूप में कार्य किया।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने 414 454 द्वारा 436 ईस्वी सन में किया गया था। किसके द्वारा? गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। यानी कि जो विश्वविद्यालय था इसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने 1199 से 1902 ईस्वी के पूर्व अभियान के दौरान इसको उसने ध्वस्त किया था। तो इस तरीके से दो विश्वविद्यालय हैं, तक्षशिला जो आजकल रावलपिंडी में है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। इसको विध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसको 1199 से 1202 ईस्वी के बीच में इसको नष्ट किया था। यानी कि सभ्यता और संस्कृति को इन्होंने नष्ट करने का बहुत कार्य किया। तो ऐसे देशद्रोही लोग भी थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? देखो कागज बनाने की कला को खोजा था किसने? चीनियों ने। इनके चीनियों ने सबसे पहले कागज को बनाया था। कागज बनाने की कला उन्होंने खोजी थी और इसके बारे में इसका इतिहास जानिए। ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में कागज की कला की खोज चीनियों ने की थी। किसने की थी? चीनियों ने की थी। इसमें पूर्व मिस्र में पेपरस नाम के पौधे से कागज बनाया गया था। पौधे का नाम था क्या था? पेपरस। पेपरस नाम का एक पौधा था प्राचीन काल में जिससे कागज बनाया गया था। भारत में कागज के रूप में भोजपत्र यानी किसका प्रयोग करते थे? भोजपत्र का प्रयोग किया जाता था। अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कनाडा। यानी कि जो अखबार जिस पर छपता है इस कागज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है, कौन सा देश है? वो है कनाडा। चीन में सर्वप्रथम प्रतियोगिता शुरू की गई। कहाँ शुरू हुई सबसे प्रथम प्रतियोगिताएं? चीन के अंतर्गत। चाय का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ। देखो चीन कितने चीज़ों को अपने अंदर संजोए हुए है। चाय का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। माओ सेतुंग चीन का रहने वाला था। यानी कि माओ सेतुंग जो है वो कहाँ का था? वो भी चीन का रहने वाला था। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। देखो जैसे भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी प्रकार से चीन का राष्ट्रपिता जो है वो डॉक्टर सन्यात सेन के नाम से फेमस है। तो ये था चीन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा वासी जो है सबसे पहले किसका उत्पादन किया? हड़प्पा वासी ने सबसे पहले उत्पादन किया था कपास का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। हड़प्पा के बारे में और जानिए। शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुई? हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। किसने की शतरंज की शुरुआत? ये भी हड़प्पा वासियों ने की थी शतरंज की शुरुआत। स्वास्तिक जिसे हिंदू धर्म बनाते हैं, धार्मिक मान्यता है, का प्रयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। स्वास्तिक का प्रयोग भी इनके शुभ लाभ लिखते हैं इस पर। जैन धर्म ने स्वास्तिक को लोकप्रिय बनाया। जैन धर्म ने सबसे पहले इसकी पहचान बनाई। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। चांदी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम? देखो भारत में हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता है। भारत की प्रथम शहरी सभ्यता कौन सी है? वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। तो लिखते हैं कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? वो है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता बड़ी फेमस है। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सर्वप्रथम उन्होंने कपास का उत्पादन किया। इनके कपास के उत्पादन में उनका नाम सबसे पहले आता है। कपास को हड़प्पावासी सिंडन क्या पुकारते थे? सिंडन कहा करते थे। जौ यव उनका प्रमुख खाद्यान्न था। क्या कहते थे? जौ। जौ जिसे बोलते हैं अनाज गेहूं के साथ में होती है, पैदावार होती है, जौ बोलते हैं इसको। तो कपास का हड़प्पावासी क्या नाम पुकारते थे? उसका नाम था सिंडन। सिंडन उसका नाम था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि कपास को हड़प्पावासी क्या पुकारते थे? वे पुकारते थे उसको सिंडन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि पर वे निर्भर थे। और डिटेल जानिए इसकी। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मुख्य व्यवसाय था उनका कृषि।
हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख क्या थे? गेहूं और जौ। चावल का प्रयोग भी हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था, इनके बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं था लेकिन थोड़ा ही था। रंगपुर और लोथल से चावल से के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से और लोथल, इन दो स्थानों से जो है प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर चावल का उत्पादन होता था। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। देखो पिछले क्वेश्चन में भी था। चेस का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। कपास को यूनानी भाषा में शिंडन कहते हैं, यह भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। तो ये बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई बाणभट्ट द्वारा। हर्षचरित किसके बारे में थी? इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट इसके लेखक थे। हर्षचरित को राजा का भारत में प्रथम चरित्र माना जाता है। प्राचीनतम भारत की पुस्तक वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित कौन सी थी? रामायण। जो भारत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो है रामायण। प्राचीनतम भारत की पुस्तक वाल्मीकि रचित जिसका नाम था रामायण, ये तो आपने अभी सुनाई। वाल्मीकि ऋषि को भारत का आदि कवि माना जाता है। देखो रामायण जो है एक हिंदुओं का बहुत बड़ा ग्रंथ है। मैं मानता हूँ कि संसार में सबसे पहला ग्रंथ है और संसार में सबके लिए पूजनीय है। व्यास मुनि को महाभारत का मूल रचयिता मानते हैं। किसका? महाभारत का। जैसे हर्षचरित जो था वो बाणभट्ट की रचना है। पुराण के मूल रचयिता व्यासदेव माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता व्यासदेव को मानते हैं। पुराण के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रावा को माना जाता है। यानी कि जो पुराणों के जो संकलन करता है उसमें मानते हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रावा को मानते हैं। वर्तमान पुराण का मूल रूप गुप्त काल माना जाता है। कुछ उसके बाद में पुराण के 5 भाग हैं। देखो 5 भाग कौन कौन से हैं? सर्ग, पहला भाग है सर्ग। दूसरा प्रतिसर्ग। तीसरा है मनवंतर। और चौथा है वंश। और 5वां भाग है वंश चरित्र। तो ये पुराणों के 5 भाग हैं। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? गीता है। पुराण भविष्यत शैली में लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है ये बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? गीता है। पुराण किस शैली में लिखे गए हैं? भविष्यत शैली में लिखे गए हैं। पुराण के 5 भाग कौन कौन से हैं? अभी नाम आया सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंश चरित्र। पुराण काल मूल रूप से गुप्त काल को माना जाता है। पुराणों के मूल रचयिता वेद व्यास जी हैं, जो अभी बताया था। और वाल्मीकि ऋषि ने जो है ये आदि कवि मानते हैं, वे रामायण के रचयिता हैं जिन्होंने रामायण की रचना की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और क्या क्या नारे दिए उनको, उनके बारे में और ज़्यादा जानिए। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा दिया। मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार की नीति को नाकाम करना है। नेहरू रिपोर्ट का संबंध भारतीय द्वारा भारत के लिए संविधान बनाने का प्रथम प्रयास है। देखो यानी कि भारतीयों द्वारा भारत के लिए संविधान बनाने का प्रथम प्रयास है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में संविधान समिति का निर्माण हुआ, संविधान समिति बनाई गई। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण ये जो संविधान समिति थी ये सफल नहीं हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ? तो कौन शताब्दी में हुआ? वो थी 20वीं शताब्दी। कैसे? 20वीं शताब्दी में उदारवाद का उदय एक पूर्ण
राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ, पूर्ण राजनीतिक दर्शन के रूप में हुआ। उदारवाद के उदय में जॉन कोक, हब्स, मिलमैंथन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस किस का? जॉन कॉक, हब्स और मिलमैंथन। इन विचारकों ने राज्य को कर्तव्य बताया। राज्य की कल्पान के लिए कार्य करना परम कर्तव्य है। उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में 1970 के दशक में आई। विश्व राजनीतिक के पटल पर भारत के आर्थिक उदारवाद 1991 ईस्वी में मनमोहन मॉडल के रूप में पूर्ण पेश किया गया। पूर्ण रूपेण से आया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? तो हल संबंधी सबसे पहला व्याख्यान का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। देखिए इसके बारे में। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व और माध्यंदिनी से संबंधित है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? काणव और माध्यंदिनी से संबंधित है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य इसके रचयिता थे। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक संस्कृत के सारस्वत मंडल से पूर्व की और प्रसार होने का संकेत मिलता है। किसका संकेत मिलता है? सारस्वत मंडल से पूर्व की ओर प्रसार होने का संकेत मिलता है। इसमें यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया है। किसको? यज्ञ करना, यह सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है। हल संबंधी अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन भी इसमें प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में अनेक प्राचीन सम्राटों का इसमें उल्लेख है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें राजा जनक, दुष्यंत और जन्मेजय आदि महत्वपूर्ण हुए, जिनका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जैन साहित्य को जानते हैं आगम के नाम से। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानिए। भगवान महावीर के उपदेश जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं किसके? भगवान महावीर के उपदेश, जिन्हें क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। इनके भगवान महावीर के जो उपदेश हैं, जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, उन्हें आगम कहते हैं। ये अर्थमागधी प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में? अर्थमागधी प्राकृत भाषा में है। इन्हें आचारांगादि 12 अंगों से संकलित किया गया है, जो द्वादशंग आगम, जिनको क्या कहते हैं? द्वादशंग आगम कहे जाते हैं।